हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। आप सभी को पता ही होगा कि इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ इस चैनल पर करवाने वाले हैं चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा और आपको क्वेश्चन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सब्सटेंस X 1.5 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट Y जिसका मोलर मास दिया हुआ है लेड टू एन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.5 केल्विन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपसे पूछ लिया गया है। तो क्या आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, जिसको आप RLVP से डिनोट कर रहे होते हैं, है ना? क्या होता है फॉर्मूला? P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एज्यूम द सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड। यस, यानी कि आप इनको इक्वेट कर सकते हैं। एंड ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को यहाँ पर X से डिनोट किया जा रहा है एंड सॉल्वेंट को Y से। तो जनाब आपको मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, ठीक है? सॉल्वेंट के मोल्स आपको आसानी से नजर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों कुछ दिया हुआ है। बट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ रहा होगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, देखिए I.Kb.m होता है, बट I लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन को निगलेक्ट कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होने वाला। दैट मींस I दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही होने वाली है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली Kb.m दैट इज मोलैरिटी लिख सकते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है? 0.5। Kb की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 5 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस, यहाँ से आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकाल पा रहे होंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 150 ग्राम। 150 ग्राम को जो आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा, है ना? एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे जनाब? देखेंगे, इसको यहां से हटाएंगे, ये यहां आएगा ऐसे 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 ऐसे, बोलो हाँ या ना? यस, 10 टू द पावर -3 है, यानी कि चलिए ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि क्या 10 टू द पावर -3 आप ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, अब यहां पर आइए जनाब, इसको अब लिखने वाले हैं हम। हाँ, एक सेकेंड। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे यहां पर निकाल लेते हैं क्या? एन सॉल्वेंट, सही है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है? 150 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 300 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट 300 ग्राम्स, दैट मींस 0.5 आ जाने वाला है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आए हैं? ये रहे 15 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 0.5। ऐसे करेंगे 5 से जाएगा 30 आएगा, है ना? 10 टू द पावर -2 में आपसे पूछा गया है, 10 टू द पावर -3 यहाँ पर है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 तुम्हें नजर आ जाएगा। दैट मींस 3 आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। अरे हाँ है ना? यस, आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम बोल रहे होते हैं। ये फॉर्मूला आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ लिविंग सेल इज 12 atm at 300 Kelvin. The strength of sodium chloride solution that is isotonic with the living cell at this temperature. तो आपसे क्या पूछा गया? स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्राम पर लीटर। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप क्वेश्चन को 100% गलत कर देंगे, इसलिए जनाब ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है। पाई इज इक्वल टू IC, यानी कि कंसंट्रेशन, इसको हम M से डिनोट करने वाले हैं यहाँ पर मोलैरिटी के लिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है IMRT, ठीक है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? इज 12 atm। यस, 12। I की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, दैट मीन्स कंप्लीट, अच्छा लिखा भी हुआ है एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन। दैट मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या है? NaCl अगर कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा? NaCl Na प्लस Cl निगेटिव में डिसोसिएट हो रहा होगा। दैट मींस I की वैल्यू 2 होने वाली है। यस, मोलैरिटी की वैल्यू आप ऐसे लिख लें। R की वैल्यू क्या है? R कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 0.08 टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? M इज इक्वल टू क्या आएगा? करना पड़ेगा 6 से ऐसे जाएगा, 100 से यहाँ पर करेंगे आप तो ऐसे 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 8 3 24 डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स 6/24, 0.25 आ रहा होगा, है ना? पर ये किस में आएगा? मोल पर लीटर में आएगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप मोलैरिटी निकाल रहे होते हैं, मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती है? मोल पर लीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस लीटर। बट आपसे पूछा गया है ग्राम पर लीटर में, तो जनाब ग्राम पर लीटर की अगर बात कर रहे होंगे आप तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है? 23 प्लस 35.5 जो आप कर रहे होंगे तो 58.5 नजर आ जाएगा। एंड 0.25 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 58.5 से, तब जाकर के आपका ये ग्राम पर लीटर में आ रहा होगा, या फिर आप इसको ग्राम लीटर इनवर्स बोल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? और अब इसको सॉल्व करते हैं 25
25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 25 बटे 212, 212 का 2 20, ओके दैट मीन्स 146 आ रहा होगा, है ना, सही कर रहे हैं हम। 25 पंचे 125, 5 12 25 बटे 200, 212 आ जाएगा, 2 जाएगा 21 कैरी, 25 पंचे 125, यस 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए 14.625। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 15 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा एंड यही आपका यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। ये वाली चीज पता होनी चाहिए आपको, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज गलत कर देने वाले हैं आप। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, which of one of the following graphs accurately represents the plot of partial pressure of CH2 versus its mole fraction in a mixture acetone and CH2। देखिए, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ा है तो इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, एसीटोन एंड CH2 के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है ये एसीटोन एंड CH2, क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, है ना। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, है ना। चलिए आगे वाली स्क्रीन पर आपको चलते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर एसीटोन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एसीटोन एंड CH2, यानी कि जो सॉल्यूशन के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? सॉल्यूशन के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इन कंपैरिजन टू एसीटोन या फिर CH2, है ना। सही बात है, समझ पा रहे चीजों को? बिल्कुल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कम हो जाता है जैसे ही आप इनको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ये कम हो जाता है दैट मीन्स जब आप इसको वेपराइज करने वाले हैं तो बहुत ही जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसीटोन एंड CH2 बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जो इसका था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना होने वाला है, दैट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है दैट मीन्स ये आसानी से वेपराइज हो रहे होंगे। अगर आसानी से वेपराइज हो रहे होंगे दैट मीन्स इनका क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा होगा। सही है, बात को समझ पा रहे हैं? अगर इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। इस प्रकार से अगर ये लाइन होनी चाहिए थी तो ये नहीं होगी, जनाब ऐसे थोड़ा सा उठ करके जाने वाली है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। एंड अगर नेगेटिव डेविएशन हो रहा होता तो लाइन ऐसे जा रही होती, बट यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। आपको ये डायरेक्टली पता भी होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये है जनाब लाइन पॉजिटिव डेविएशन की, है ना, ऐसे से ऐसे थोड़ी सी ऊपर होकर जाने वाली है। ये नेगेटिव डेविएशन की है। ये लाइनें तो बिल्कुल आइडियल है ना, आइडियल सॉल्यूशन तो है नहीं आपका, इसको भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो जनाब थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप क्लासेस में सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इन क्वेश्चंस में फंसने वाले हैं डेफिनेटली। एंड हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस। अच्छा, 1 2 3 4 ये सब कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछा गया था करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दी सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता करना है। इसका मतलब आपसे डेल्टा टीबी का ऑर्डर पूछा गया है, डेल्टा टीबी का आपसे ऑर्डर पूछा गया है। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा वाटर में जो भी है आप डिजॉल्व करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? केबी की वैल्यू जो भी होगी सेम ही होगी सभी में, आपको वैल्यू पता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा सेम ही होगा। एंड आपसे ऑर्डर पूछा गया है दैट मींस आपको वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी डॉट एम होता है। एम यहाँ पर मोलैरिटी है, बट आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये क्या हो रहा है? पेन क्यों नहीं चल रहा है? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होता है। तो यहाँ पर जो आप मोलैरिटी अभी तक करते हुए आ रहे हैं वो अब आप मोलैरिटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को वॉल्यूम दिया हुआ है ना सॉल्यूशन का, वो भी केबी को आप मारें गोली, क्योंकि यहाँ पर जनाब इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डेल्टा टीबी ऐसे आप निकालिए, इसको आप मोलैरिटी ही बोलते हैं, मोलैरिटी ही बोलते हैं ना, कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं हम। ठीक है, आइए 1 बाय 1 करने की कोशिश करते हैं। पहले में क्या है? 2.2 ग्राम ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का आई इक्वल टू 1 होने वाला है, दैट मींस ये एसोसिएट कुछ नहीं होता है ना, तो 1 है ना। चलिए जनाब ऐसे कर लें, डेल्टा टीबी आई की वैल्यू 1 हो जाने वाली है। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, दैट मींस 2.2 एंड C6H2LO O6 का जब भी आप कर रहे होंगे कैलकुलेट क्या मॉलिक्यूलर वेट, तो 180 आने वाला है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए 125 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ रहा होगा, तो इस प्रकार से ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 125 ये जाएगा, 12 8 96, यानी कि 8 से ये जाने वाला है। ऐसे करेंगे आप, सही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.098 आने वाला है, 0.098 निकल करके आ जाने वाला है। अब सेकेंड वन क्या है? डेल्टा टीबी यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। जब आप इसको डिसोसिएट कर रहे होंगे तो Ca2+
प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, यानी कि I की वैल्यू 3 होने वाली है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 2 आयन है ना, यानी कि I की वैल्यू 3 होने वाली है। मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1.9 ग्राम्स। इसका जब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे CaCl2 का, कैल्शियम का कितना है 40, कैल्शियम का 40 होता है, ये लिखा भी हुआ है। क्लोरीन 35.5 इंटू 2 यानी कि 71 प्लस 40 111 हो जाएगा, है ना, 111 हो जाएगा। आप यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे 250 ml डिवाइडेड बाई, जो आप करेंगे तो ये ऊपर जाने वाला है, ये 4 से हो जाएगा, ऐसे आप कर रहे होंगे 3 से ये कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकल करके आने वाला है 0.068 इंटू 3, है ना, वहां पर आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस आते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 अठे 24 के 4, हासिल 2 3 18 2 20 ऐसे, एंड 0.204 आपको निकल के आ जाने वाला है। इसका क्या था 0.098, सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट है आपके पास, एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं, उसके पहले यूरिया है ना, ये 9 ग्राम यूरिया है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर डेल्टा टीबी, थर्ड का कितना होगा आई। देखिए यूरिया ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, दैट मींस आई की वैल्यू 1 होने वाली है, तो आप 1 लिखेंगे। मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था 9 ग्राम, डिवाइड बाई, देखिए यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, 500 ml आपको दिया हुआ है, ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर 2 आएगा, 2 से 30 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है कितना आने वाला है 30 यानी कि 0.3 तो आएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे ऐसा आएगा 30 यस 0.3 आने वाला है। फोर्थ डेल्टा टीबी, एंड यहाँ पर क्या था आपके पास एमोनियम सल्फेट, यही तो था। देखेंगे यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है आपके पास, ओके 20.5 ग्राम्स 750 ml। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, इसको ऐसे के लिए हटाते हैं अभी के लिए। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसी को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। जब आप इसको डिसोसिएट करने वाले हैं तो कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 निगेटिव। तो क्या आपको यहाँ पर 3 आयन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2, दैट मीन्स आई की वैल्यू 5 हो जाने वाली है, वेंटा फैक्टर 5 होने वाला है। तो अब यहाँ पर डेल्टा TB4 निकालते हैं हम, आई इक्वल टू 5 होने वाला है, इंटू मोलैरिटी इतना दिया हुआ है 20.5 ग्राम्स 20.5 ग्राम्स। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो Al2 कितना है, एल्यूमिनियम कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 27, Al2 था दैट मीन्स 54, SO4 2 निगेटिव, S यहाँ पर O4 16 चौके 64 32। जब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, जब आप इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है 342 आ जाने वाला है, 342 कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी तीर नहीं चलाना है इसमें। 342 आपको वॉल्यूम दिया था 750 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 3 75 30 25 चौके 100 40 ऐसे है ना, 3 5 2 7 3। अच्छा आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आने वाला है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 0.08 इंटू 5, 0.08 इंटू 5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाने वाला है। अच्छा देखिए कैलकुलेशंस है, आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी जाकर के आपका काम बन रहा होगा। 0.3 0.4 यहाँ पर है, पहले क्या था 0.098 0.204। अच्छा तो ये दोनों वैल्यूज तो कम ही होने वाली है, ये सबसे कम वैल्यू है, 1 का सबसे कम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्या, 1 का सबसे कम 0.098 देन 0.2 देन 0.3 देन 0.4 0.3 0.4 यस सही ऑर्डर है 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सॉल्यूशन के केस में आप मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी कर सकते हैं, है ना, के भी सेम ही होने वाला है क्योंकि एक को सॉल्यूशन है, वाटर है सभी में। ओके बाकी कैलकुलेशन थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा, डेफिनेटली टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एट 298 केल्विन द मोल परसेंटेज ऑफ N2 in air is 80%, water is in equilibrium with air at a pressure of this 10 atm, what is the mole fraction of N2 in water। अच्छा आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया गया है, मोल परसेंटेज आपको दे दिया गया है नाइट्रोजन का एयर में, एंड लास्ट में आपको मोल फ्रैक्शन पूछा गया है वाटर में, एंड टेम्परेचर को सेम ही रखा गया है। तो क्या आपको यहाँ पर हेनरी लॉ की याद आ रही है, हेनरी साहब की याद आनी चाहिए आपको, यूजिंग हेनरीज लॉ, है ना, रिकॉल करिए हेनरी साहब ने आपको क्या बताया था। अरे मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, आपसे मोल फ्रैक्शन ही पूछा गया ना, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है P डिवाइड बाई KH, KH की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, हेनरीज कांस्टेंट P, आपको P निकालना पड़ेगा, है ना, P बोले तो पार्शियल प्रेशर, है ना। आइए जनाब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, N2 मोल परसेंटेज लिखते हैं सबसे पहले हम, N2 मोल परसेंटेज इन एयर कितना दिया हुआ है आपको 80%, एंड टोटल प्रेशर कहीं पर दिया हुआ था, ये दिया हुआ है
टोटल प्रेशर जिसको आप पी टोटल से डिनोट कर रहे होते हैं क्या है 10 atm। अच्छा तो जनाब पार्शियल प्रेशर क्या होने वाला है PARTIAL, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, वही तो आपको निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के लिए आप क्या कर रहे होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जब निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, दैट मींस 80% को आप 0.8 लिख रहे होंगे और डिवाइड करना होगा ना 100 से, 0.8 इंटू 10 दैट मींस 8 आ जाने वाला है। नहीं ये तो एटीएम में है। अच्छा एटीएम में है, आपको बार में कन्वर्ट करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होगा, mm/Hg है ना। मैंने सोचा इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकता है कोई। अच्छा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 760 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 760 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 48 60, ये 626080 mm/Hg आपको निकल करके आ जाने वाला है पार्शियल प्रेशर। हाँ अब मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। आइए जनाब इधर आइए, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आने वाला है, पार्शियल प्रेशर 6080 डिवाइड बाई हेनरीज कांस्टेंट, दैट मींस 6.5 इंटू 10 टू द पावर 7। देखिए और अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर आप पॉइंट हटा भी देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो आप बताइए 60, अरे इतना छोड़ो यार, 60 है 65 है, यानी कि दैट मींस जो भी होगा आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। 1 की बात तो आएगी नहीं, 1 की बात तो तब आती जब यहाँ पर 65 के बाद कुछ हो रहा होता। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, समझ पा रहे हैं ना। 65 से कम है, दैट मींस 9 के समथिंग आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जब भी आप कर रहे होंगे। 1 तो बिल्कुल नहीं आने वाला, यानी कि 1 वाले दोनों ऑप्शन को आप हटा सकते हैं यहीं से। 10 टू द पावर 7 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यहाँ पर ऐसे हटाइए इसको, 10 टू द पावर -7 आ जाने वाला है ना। अब सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -7। अच्छा पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा पावर पॉजिटिव में तो नहीं आने वाली यार। ऐसे ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 10 टू द पावर -5 ही आने वाला है, क्योंकि जब आप इसको हटाएंगे ये दो जीरो जैसे ही आप जाने वाले हैं, तो 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -5 में कन्वर्ट हो रहा होगा इस प्रकार से। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9.35 वगैरह आ जाने वाला है। सही है, कोई दिक्कत, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम लग रहा होगा। ऑप्शंस को हटाइए, आपका काम बन रहा होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, two liquids A and B form an ideal solution at temperature T Kelvin. At T Kelvin, the vapor pressure of pure A and pure B are 55 and 15 respectively. What is the mole fraction of A in solution of A and B in equilibrium with a vapor in which the mole fraction of A is this? अच्छा तो आपको यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन बता दिया गया है। अगर आइडियल सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है तो आप राउल्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या होने वाला है, राउल्स लॉ PA इज इक्वल टू XA PA नॉट एंड PB इज इक्वल टू XB एंड PB नॉट। PA क्या है, वेपर प्रेशर, एंड PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, है ना, प्योर A। और PB नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। ओके एंड आपने ये तो पढ़ाई होगा PA नॉट। अच्छा P टोटल की वैल्यू क्या होती है, PA प्लस PB, इन दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देंगे तो XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट हो जाएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं, दो ही लिक्विड्स हैं, इसका मतलब XA प्लस XB इक्वल टू 1 हो रहा होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल होगा। दैट मीन्स XB की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस XA। देखिए अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो दिया हुआ है XA, तो जनाब ये XA नहीं, ये YA दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वेपर की बात करी जा रही है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो ये YA इक्वल टू 0.8 है, XA नहीं है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को बिल्कुल। अच्छा तो अब क्या करेंगे, PA PT ऐसे लिखते हैं, PA की वैल्यू क्या है, XA PA नॉट, तो XA PA नॉट की वैल्यू क्या है 55 प्लस XB की वैल्यू क्या है, XB की वैल्यू है 1 माइनस XA, PB नॉट की वैल्यू क्या है 15, बहुत अच्छी बात है, सही है। PT की वैल्यू ऐसे ही लिखते हैं 55 XA प्लस 15 माइनस 15 XA, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 XA, ओके दैट मीन्स 40 XA प्लस 15 यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। और आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, PA इज इक्वल टू P टोटल YA, सही है। ये YA आपको दिया हुआ 0.8, P टोटल आप यहाँ से लिखेंगे PA। चलिए सॉल्व करते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। YA की वैल्यू आपको 0.8 दी गई है, सब कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। PA इज इक्वल टू YA, यार पेन धोखा देने लगता है, मेरे को गुस्सा आने लगती है ना। YA HD लिखते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू आपको पता है, PA डिवाइड बाई PT, ऐसी वैल्यू लिख लें, बिल्कुल लिखेंगे। PA की वैल्यू क्या है 55 XA डिवाइड बाई PT क्या है
देखिए समस्या तो नहीं है ना, पी ए की वैल्यू क्या होगी 55xa, पी टी की वैल्यू क्या है 40xa प्लस 15 है ना, 40xa प्लस 15, 40xa प्लस 15 एंड ये इक्वल टू वाई ए है, वाई ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8। अच्छा भैया सॉल्व करिए जनाब, सॉल्व करिए इसको, करना ही पड़ेगा है ना। 50xa 0.8 इंटू 40, 8 चौको 32 यानी कि 32xa, 15 80 120 प्लस 12 है ना, 12 आ जाएगा, 120 आएगा, 1.10 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 से 32 आएगा, 32 52 23 23 एंड ये एक्स ए है 4 मत समझिएगा इसको। 23xa इक्वल टू 12 दैट मीन्स एक्स ए इक्वल टू 12/23। भैया इसको सॉल्व कर पाएंगे आप? थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये आपसे पूछा गया, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन पूछा गया है। अच्छा 12/23, अगर 12/24 होता तो 0.5 आ रहा होता, बट 23 है दैट मीन्स 0.5 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आने वाला है, 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। अरे ये तो आगे आ गए, इस पर नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये गलत, ये गलत, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ए एंड डी में कंफ्यूजन है, थोड़ा कर लेंगे है ना, थोड़ा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, आपको 10 सेकंड लगेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले आप सभी को पता है, ऐसे ऐसे लगाइए, ये वाला फॉर्मूला भी आपको आता होगा आई होप, है ना। फर्दर आप इस क्वेश्चन को ऐसे क्रैक कर पा रहे होंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज को हम वाई ए से डिनोट कर रहे होते हैं, जो कि इस फॉर्मूले में आपको नहीं मिलने वाला है ना। उसका फॉर्मूला ये होता है, आपको सिर्फ इतना सा पता होता तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर रहे होते। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एड टी 100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 W/W aqueous solution is mixed with 100 ग्राम ऑफ 49% H2SO4। अच्छा ओके, तो आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ओके देखिए पहला क्या है, 100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 W/W, W/W का मतलब क्या होता है, 98% मतलब होगा 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बताइए कोई समस्या इसको समझने में? नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि W/W का मतलब ये होता है जो भी लिखा हुआ हो 100 ग्राम्स में से, अगर W/V होता तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन हो रहा होता, बट यहाँ पर ये 98 ग्राम्स और यहाँ पर क्या है 49, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब जनाब बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं इसको। कैसे? आपको इन दोनों को मिक्स करना है एक में, अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का टोटल वेट क्या हो जाएगा 200 ग्राम्स है ना, 200 ग्राम हो जाएगा। एंड H2SO4 का टोटल वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 98 यहाँ पर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 147 आ रहा होगा, कितने में से 200 में से। यही तो आपसे पूछा गया है, क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही तो होगा कि कुछ और होगा? बिल्कुल जनाब यही हो रहा होगा। आइए बहुत ध्यान से देखेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ऐसे। इसके लिए आप क्या करेंगे, n टाइम्स ऑफ n मतलब n टाइम्स नहीं, n H2SO4 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड n H2SO4 प्लस n H2O। बहुत ही ध्यान से जनाब देखिएगा, मैं करने वाला हूं कुछ यहाँ पर। मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे आप, मोल्स ऑफ H2SO4 वेट अपॉन H2SO4 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। वेट क्या है 147, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट दैट मींस 98 हो जाने वाला है H2SO4 का। कैसे, H2 है ना, यानी कि हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, S32O4 यानी कि 16 into 4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 98 आएगा। NH2SO4 यहाँ पर भी 147 डिवाइड बाई 98 आ रहा होगा। एंड वेट ऑफ वाटर कितना होगा, 200 ग्राम है सॉल्यूशन, 147 ग्राम H2SO4 दैट मींस 53 ग्राम्स ऑफ वाटर होने वाला है इसमें, है ना। ये वेट किसका है, सॉल्यूशन का। तो 53 ग्राम सॉल्वेंट दैट इज वाटर होने वाला है, डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 18। भैया कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको, मैंने पहले भी कहा है आपसे, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस की डिमांड करी जा रही है आपको, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है 0.337, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लीजिए, बाकी क्वेश्चन सही है, कैलकुलेशन में उलझाने का प्रयास आपको किया जा रहा है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ CO2 dissolved in water in a closed container. Which one of the following plots correctly represents variation of log partial pressure of CO2 in vapor phase above water y-axis पर and log mole fraction of CO2 in water x-axis पे at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हेनरी लॉ की याद आ रही है क्या आपको, यहाँ पर आनी चाहिए, हेनरी साहब की आपको याद आनी चाहिए, उनका ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
P इज इक्वल टू KH डॉट X, है ना। आपको यहाँ पर लॉग वगैरह दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। तो आप यहाँ पर लॉग लेंगे सभी में। अगर आप यहाँ पर लॉग P करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको लॉग KH करना पड़ेगा, एंड ये इनटू में है, दैट मीन्स लॉग प्लस हो जाने वाला है, पता है ना। लॉग M इंटू N क्या होता है? लॉग M प्लस लॉग N, लॉग X इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी से, है ना। और ये देखिए, चलिए mx प्लस सी अगर हम कर रहे हैं तो चलिए आपको बता ही देते हैं। mx ये है x, log x खुद से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? log पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन वेपर फेज एबव वाटर, y एक्सिस पर ये है, और x एक्सिस पर किसका है? log मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। दैट मीन्स x मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 x से डिनोट करे होते हैं ना मोल फ्रैक्शन को, दैट मीन्स ये आपका x होने वाला है। चलिए लिख देते हैं हम आपको दूसरे पेन से। y एक्सिस पर क्या होगा? log p, एंड x एक्सिस पर क्या होगा? log x, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ x CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, log kh यही होने वाला है आपका इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या होने वाली है? log kh, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो रहा होगा, एंड c कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो फिर c की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर से शुरू होने वाली। ग्राफ अगर ऐसे होने वाला है, कुछ ऐसे इस प्रकार से, c की वैल्यू थोड़ी ऊपर से शुरू होगी, एंड ये इस प्रकार से, है ना। समझ पा रहे चीज़ों को? क्योंकि इंटरसेप्ट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। log p वर्सेज log x का ग्राफ बनना चाहिए, log p वर्सेज log x का ग्राफ बनना चाहिए, ये इंटरसेप्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए। ए एंड बी गलत हो जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। स्लोप 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? y इक्वल टू mx प्लस सी, देखिए यहाँ पर लिखने में ऐसा लग रहा हो, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपको टफ है, बट टफ नहीं है। आप इस फॉर्मूले को रिकॉल करिए, लॉग वगैरह लेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस सी आपको नजर आ जाएगा, एंड x y क्या लेना है ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज kh इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस इन सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन ओवर द रेंज फॉर व्हिच द सॉल्यूशन इज आइडियली डाइल्यूट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? kh डज नॉट डिफर फॉर द सेम सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। देखिए स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। कैसे सही है? स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये हेनरी कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है? पहला तो भैया होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एंड दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल रहे हैं, कान से जनाब सुनिएगा, कान खोल के अपने। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस इन सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन ओवर द रेंज, ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट के सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन पर कोई भी डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। स्टेटमेंट 2 को देखेंगे क्या है? KH डज नॉट डिफर फॉर द सेम सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी भी हमने आपको बताया कि ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा होता है, दैट मींस ये सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा होगा। एंड आपने यहाँ पर क्या कहा है? डिफरेंट सॉल्वेंट्स पर डिफर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब ये सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा होता है तो अगर आप सॉल्वेंट बदल रहे होंगे तो KH भी बदल रहा होगा ना यार, बिल्कुल। द सेम गैस और सॉल्यूट हैज डिफरेंट KH वैल्यूज इन डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन बदलेंगे तो सेम ही गैस अगर अलग अलग सॉल्यूशन में रखने वाले हैं तो KH की वैल्यू भी आपको बदलती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर भी तो बदल रहा होगा। तो सॉल्वेंट के बदलने से सब कुछ बदल रहा होगा। स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा। 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम करने वाले हैं। Two liquids A and B form an ideal solution at 320 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 3 mole, है ना, of A and 1 mole of B is 500 mm of Ag at the same temperature. At the same temperature, if 1 mole of A is further added to the solution, okay, एक मोल आप एक और ऐड करने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय दिस, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट आपसे पूछा गया है। ओहो, कैसा लगा क्वेश्चन? बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये देखते ही आपको ये वाला फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए लिखना चाहें या फिर लिख देते हैं पी ए पी बी। पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट आपका होने वाला है पी टोटल यहाँ पर एज इट इज। आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। टोटल मोल्स क्या होने वाले हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको टोटल मोल्स पता होनी चाहिए ना। 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 4। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4। बताइए कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। पी टोटल आपको बताया गया है कितना है? 500 mm ऑफ Hg। 500 आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। एक्स ए की वैल्यू 3/4 होने वाली है। पी ए नॉट, इसको एज डी रखते हैं अभी के लिए, पी ए नॉट प्लस
एक्स बी दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी पी बी नॉट आपको दिख जाएगा। एंड इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए, इसको हैंडसम बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। 4 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20, 2000 आ जाएगा, एंड ये 4 हट जाएंगे, दैट मीन्स 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट आ जाएगा। अरे भैया खूबसूरत लगना भी तो जरूरी है। यस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इफ 1 मोल ऑफ ए इज फर्दर एडेड टू द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 20 mm ऑफ Hg। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा ही है। तो बाद में लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? 1 मोल ऑफ ए इज एडेड, उसके बाद क्या होने वाला है? आपको बताया गया है कि 20 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो जाता है। पहले 500 था, अब कितना हो जाएगा? 520। यहाँ पर 2000 मत मान लेना, 500 दिया गया है, ये मैंने सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। 500 ही था, 520 यहाँ पर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ क्या ए को ऐड किया गया, दैट मींस अभी 3 थे उसके पहले, अब 4 हो जाएंगे, बट टोटल कितने हो जाएंगे? 5। टोटल मोल्स कितने थे? 4, एक ऐड किया गया है 5 हो जाएंगे, दैट मींस, और वो एक किसका है? ए का है, दैट मींस 4/5 आप कर रहे होंगे बाद में, और यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, है ना, इसके बाद। तो यहाँ पर 4/5 पी ए नॉट और इधर 1/5 पी बी नॉट। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 यानी कि 2600 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। ये रही आपकी इक्वेशन 1, ये रही आपकी इक्वेशन बी। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इससे आप इसको माइनस कर दे, सेकेंड माइनस वन, सेकेंड माइनस वन, सेकेंड माइनस वन जब आप करेंगे तो 2600 इधर था, 2000 ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर देखना पड़ेगा हमको, 4 पी ए नॉट माइनस 3 पी ए नॉट दैट इज पी ए नॉट, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट कैंसल आउट, पी ए नॉट ही आपको बचने वाला है। 4 पी ए नॉट माइनस 3 पी ए नॉट, पी ए नॉट हो जाएगा, एंड पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 600। अगर पी ए नॉट की वैल्यू 600 आ चुकी है तो क्या आपको आंसर नजर आ जाएगा? आपसे पूछा गया है बी का। अच्छा, तो पी ए नॉट आपने निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना था? 600 था, तो यहीं पर कर देते हैं 2000 ऐसे। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, 3 गुणे 600 हो जाएगा, 6 दियाँ 1800, इधर जाएगा 200 बचेगा। बताइए यहाँ पर 200 लिख दें, बिल्कुल यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पी बी नॉट इज इक्वल टू 200 होने वाला है। अरे भैया यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीदें आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। 600 की वैल्यू आप यहाँ से पुट करिए, उसमें आपको वैल्यू नजर आ रही होगी। ऑलराइट, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। एलिमेंट्स P and Q form 2 types of non-volatile non-ionizable compounds PQ and PQ2। ओके, PQ and PQ2 का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दोनों ही नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयनाइजेबल हैं। When 1 gram of PQ is dissolved in 50 gram solvent, grade solvent A, delta TB is this, while when 1 gram of PQ2 is dissolved in this, सॉल्वेंट आपका सेम ही है, डेल्टा टीबी इतना आ रहा है, केबी की वैल्यू आपको दे दी गई है, आपसे मोलर मास पूछ लिया गया है पी एंड क्यू का। चलिए आइए बहुत ध्यान से देखेंगे। नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयनाइजेबल कुछ और मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आई इज इक्वल टू 1 आपको लेना है। अगर आई इक्वल टू 1 आप ले रहे होंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट एम, यानी कि मोलैलिटी हो जाने वाला है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको करना पड़ रहा होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड वही आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग। पहले की बात करते हैं, पहला क्या है? फॉर पी एंड फॉर पी क्यू, है ना, पी क्यू एलिमेंट है आपका, सॉरी एलिमेंट तो पी है एंड कंपाउंड क्या है? पी क्यू। हाँ गया यार, ये रहा है। पी क्यू के केस में डेल्टा टीबी है 1.176, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट एम आप करेंगे तो इस केस में डेल्टा टीबी है 1.176। केबी की वैल्यू कहाँ है भैया? ये रही है ना, ये दिखाई दे रहा है 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने आंखों को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या कर सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। 50 ग्राम्स इंटू 10⁻³ कर रहे होंगे तभी किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, एंड हमको किलोग्राम में ही लिखना होता है। ओके, वेट को हटा करके क्या हम 1 लिख दें, क्योंकि 1 ग्राम आपको लिखा हुआ है। कर दें, करते हैं, इरेजर आ जाए हमारी, इसको ऐसे हटाएंगे और यहाँ पर हम 1 लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम 1 लिखने वाले हैं। मॉलिक्यूलर वेट भी नीचे ही आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, बस ऐसे 110 आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 इसको हटा देगा, 10⁻² रहने वाला है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 10⁻², देखेंगे बहुत ध्यान से। 1.176 को एवरेज रखिए,
1 बाई मॉलिक्यूलर वेट को हम सिर्फ m से डिनोट करना चाहते हैं, बार बार लिखने में समस्या होती है। 10 × 10⁻³ इसको आप 10⁻² लिख सकते हैं, एंड इसको आप हटा करके ऊपर ले जाइए 10⁻² करिए, यानी कि 100 कर दीजिए। m यहाँ पर आएगा, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाई 1.176 आपको लिखना पड़ रहा होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखिए। अब बात करते हैं फॉर PQ2। PQ2 के केस में डेल्टा टीबी है 0.689 और सॉल्वेंट का भी वेट उतना ही है एंड सॉल्यूट का भी वेट उतना ही है। यहाँ पर सेकेंड के केस में क्या है, फॉर PQ2 डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB.m। डेल्टा टीबी की वैल्यू देख लेंगे एक बार, 0.689 KB की वैल्यू है 5। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट करना पड़ रहा होगा, तो वहां पर भी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट m से नोट करने वाले हैं, ये भी 50 × 10⁻³ ही आपको करना पड़ रहा होगा क्योंकि सेम है वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ऐसे करके देखिए पूरा सेम ही तो है, ये 0.689 ही सिर्फ बदला है, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 0.689 आप कर रहे होंगे बिल्कुल। अब खास बात ये है, खास बात क्या है, यहाँ पर m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PQ2 का आने वाला है एंड यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट PQ का आ रहा होगा। सही बात तो वो समझ पा रहे हैं या नहीं, समझना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। MPQ यानी कि जो कंपाउंड है आपके पास उसमें एक P है एक Q है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 डिवाइड बाई 1.176 एंड यहाँ पर एक P है और 2 Q है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 डिवाइड बाई 0.689। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 100 ऐसे आएगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं तो आपको निकल करके आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 145, है ना। एंड जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आने वाला है 85। ठीक है, 85, दैट मीन्स P प्लस Q इज इक्वल टू 85 हो जाने वाला है। अलग अलग, यहाँ पर आपको अलग अलग बताना है जनाब, अलग अलग। P प्लस Q की वैल्यू है 85, P प्लस ट्वाइस ऑफ Q की वैल्यू है 145। अरे हाँ है ना, देखो P प्लस ट्वाइस ऑफ Q, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना, ऐसे कर लेते हैं। P इक्वल टू 85, है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ पे। अब ऊपर से नीचे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Q से 1Q जाएगा, Q बचेगा, ऐसे हटाएंगे तो 5 5 0 14 8 6, यानी कि Q की वैल्यू 60 आ गई है। Q की वैल्यू अगर 60 आ गई है तो P की वैल्यू 25 आ जा रही होगी। तो 25 एंड 60 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन वगैरह आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि 60 65 60 70 आपको काफ़ी क्लोज दिए हुए हैं, है ना। ऐसे करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are mixed grade। बहुत अच्छी बात है। The vapor pressure of ideal solution formed is 320 mm of Hg। At this stage 1 mole of A and 1 mole of B are added to the solution। वहां पिछले एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मोल A का ही ऐड किया गया था, यहाँ पर 1 मोल A एंड B दोनों का ही ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे वेपर प्रेशर इज नाउ मेजर्ड इन दिस। बस बहुत ही अच्छा, जैसे ही आप क्वेश्चन यहाँ पर करके आए थे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वैसा ही होने वाला है ना। दिखाने जाएंगे टाइम हो जाएगा, चलिए देख ही लेते हैं एक बार। ये ऐसा ही क्वेश्चन है वो वाला भी, तो बहुत ही आसानी से आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व करिएगा। PT इज इक्वल टू PA प्लस PB आप कर रहे होंगे, इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं। XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट हम कर रहे होंगे, एंड कितने मोल्स हैं, XA नहीं है, NA कितने दिए हुए हैं 2, NB कितने दिए हुए हैं 3, इनिशियल की बात कर रहे हैं अभी तक यहाँ पर। तो XA कितना हो जाएगा 2/5, XB कितना हो जाएगा 3/5। इन चीज़ों को समझाने की कोई जरूरत तो नहीं है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो P टोटल कितना दिया हुआ है 320 इंटू XA कितना है 2/5, 2/5। PA नॉट की वैल्यू नहीं, यही तुमको निकालनी है, PA नॉट, PB नॉट, अच्छा XB PB नॉट, ऐसे इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16 आने वाला है, एंड ये सब गायब हो जाएगा, नीचे वाला 5। 2PA नॉट प्लस 3PB नॉट, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, बढ़िया। एंड नाउ सेकेंड वन। अब क्या करना है, उसके बाद आपको 1 मोल आपने A का ऐड किया और 1 मोल B का ऐड किया, तो अब जाकर के फाइनल कंडीशन लिखते हैं। फाइनल कंडीशन में क्या होने वाला है, फाइनल कंडीशन में NA की वैल्यू 3 हो जाएगी, NB की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो XA की वैल्यू हो जाएगी 3/7
और एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 4/7। बढ़िया, यस। चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। 1600 नहीं 1600 नहीं, तो पहला वाला है, सेकेंड के केस में, फाइनल सेकेंड वाले केस में कितना है आपको वेपर प्रेशर 328.6 दिया हुआ है, 328.6 दिया हुआ है। या नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्स ए 3/7, एक्स बी 4/7 और 328.6 आपको दिया हुआ है। 328.6 इक्वल टू क्या है, 3/7 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 3/7 पी ए नॉट प्लस 3 नहीं 4 था आई थिंक, एक्स है नहीं 3 है, सही है, 3/7 4/7 4/7 पी बी नॉट। यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 7 छंग 42, 2 4, 7 56, 4 60 का जीरो वहाँ से ले जाएंगे 6, 7 दूनी 14, 6 20, 2 7 21, 2 23, ऐसा कुछ आ रहा होगा, सही है ना। ओके जो आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है, ये 7 गायब हो जाएगा, दैट मीन्स 3 पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट आने वाला है। यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपने 2 - 1 कर दिया, जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेकेंड लास्ट में, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। एक बार फिर से आपको 2 वेरिएबल ही मिल जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 3 पी ए नॉट है, 4 पी बी नॉट है। 3 पी ए नॉट से 2 पी ए नॉट जाएगा, पी ए नॉट बच जाएगा। 4 पी बी नॉट से 3 पी बी नॉट जाएगा, पी बी नॉट बच जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, कोई फायदा हुआ, माइनस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको कुछ अभी ऐसा करना होगा, कुछ मल्टीप्लाई ऐसा करना होगा कि पी ए नॉट की वैल्यू दोनों में सेम हो जाए। जैसे आप सब्सट्रैक्ट करें तो वो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, एक ही वेरिएबल बचना चाहिए ना। तो यहाँ पर 2 पी ए नॉट है, यहाँ पर 3 पी ए नॉट है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें एंड इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 पी ए नॉट, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 दैट मीन 6 पी ए नॉट। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, बताते हैं अभी अब क्या होने वाला है, करके दिखाते हैं आपको। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 23 दूनी 4600, भैया बड़ा नंबर है ये, 2 3 6, 6 पी ए नॉट प्लस 8 पी बी नॉट। ये हो चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड अपडेटेड वाली, है ना। आइए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होने वाला है, 16 3 4800, है ना। 3 दूनी 6 पी ए नॉट, 6 पी ए नॉट प्लस 9 पी बी नॉट। अब हटाइए इनको, 4800 बड़ा है कि 4600 बड़ा है, 4800 यानी कि 1 - 2 आपको करना पड़ेगा। तो 4800 से 4600 जाएगा तो कितना बचेगा, 4800 से 4600 जाएगा 200, बट यहाँ पर ये है दैट मीन्स 199.6 बच रहा होगा। कैलकुलेशन में समस्या करके देख लेंगे। 6 पी ए नॉट और यहाँ पर भी 6 पी ए नॉट है, जब आप इसको हटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, 9 पी बी नॉट ही बचने वाला है। 9 पी बी नॉट माइनस 8 पी बी नॉट दैट मीन्स पी बी नॉट आपको नजर आ जाने वाला है। पी बी नॉट की वैल्यू क्या है 199.6, पी बी नॉट की वैल्यू 199.6 या फिर 200 ही हम इसको बोल सकते हैं, 200 ये रहा। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी तो हट जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 300 400 नहीं 200 होगा पी बी नॉट। अब पी ए नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है, पी ए नॉट के लिए यहाँ पर 4800 एच डी रखते हैं, पी ए नॉट एच डी ऐसे होगा। पी बी नॉट की वैल्यू क्या है 200, 200 गुणे 9 1800, और ये 4800 से 1800 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3000, 3000 डिवाइड बाई 6 आप कर रहे होंगे तो 500 आने वाली है इक्वल टू पी ए नॉट। पी ए नॉट की वैल्यू 500 आने वाली है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल कोई समस्या कोई दुख तकलीफ नहीं। क्वेश्चन वैसा ही है बट डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीख चुके होंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है ना आप। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by dissolving 0.3 gram of a non-volatile non-electrolyte solute A of molar mass this and 0.9 gram of a non-volatile non-electrolyte solute B of molar mass this in this 100 ml H2O at 27 degree centigrade. Osmotic pressure of the solution will be। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी जा रही है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी जा रही है तो आपको पाई इक्वल टू आई सी आर टी वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, बट यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स आई की वैल्यू दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होने वाली है। तो सी यानी कि कंसंट्रेशन, इसको हम मोलैरिटी से भी डिनोट करने वाले हैं, मोलैरिटी लिखते हैं यहाँ पर MRT होने वाला है ना। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू भी आपको दी गई है, एट द एंड आपको मोलैरिटी बतानी पड़ेगी दैट इज कंसंट्रेशन। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स पता होनी चाहिए आपको मोलैरिटी के लिए। ओके, 2 है यहाँ पर, दैट मीन्स आपको मोल्स Na निकालना पड़ेगा सबसे पहले। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी हम करते जा रहे हैं आप देखते जाइए, सारे डॉट्स लास्ट में कनेक्ट हो जाएंगे। Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए 0.3 ग्राम है, 0.3 है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 ग्राम्स, 60 ग्राम्स 3/600 सॉरी हाँ 3/600 होगा ना, ऐसे हटाएंगे आप। ये आ चुके हैं इसके मोल्स 6 पंचे 30 यानी कि 0.005 मोल्स होने वाले। एन बी की बात करेंगे कितना है 0.9,
सही है ना, 0.9 ग्राम। ये 0.9 डिवाइड बाई 180, 0.9 डिवाइडेड बाई 180, इसको जब आप करेंगे तो 0.005 आएगा, 0.005 आ रहा होगा मोल्स ऑफ बी। क्या कर रहे हैं आप इन दोनों के साथ, इन 100 ml, अच्छा आप इनको दोनों को मिक्स करते हैं, दैट मीन्स इनके मोल्स Na प्लस NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.005 प्लस 0.005, तो 0.01 हो जाएगा Na प्लस NB। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 100 ml। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 100 ml, या फिर हम बोल दें 0.1 लीटर। तो आपको मोल्स मिल चुके हैं, वॉल्यूम भी मिल चुका है, कंसंट्रेशन या मोलरिटी में कोई समस्या है, बोलिए नहीं है। पाई की वैल्यू, मोलरिटी के लिए क्या करना पड़ता है, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं, 0.01, और ये लीटर में वॉल्यूम कितना है, 0.1। आर की वैल्यू है 0.082, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 273 प्लस 27 आप करेंगे केल्विन के लिए तो 300 आने वाला है। सही है, ऐसे हटाइए, ऐसे हटाइए, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए, ऐसे हटाएंगे, यहाँ पर भी 3 जीरो आने वाले हैं, 1 2, यहाँ पर अभी भी आपके पास 100 बचा हुआ है ना। तो 82 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स 0.82, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। नहीं भैया, इंटू 3 भी तो है, जस्ट अ सेकेंड, ऐसी गलतियां जनाब आप ना करें, है ना, मैंने बड़ी जल्दी में कैलकुलेशन कर दी थी। 82 डिवाइडेड बाई 100 तो है, बट इंटू 3 भी तो है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 3 24, सही है, 2.46 ATM करेक्ट, कोई समस्या नहीं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। W ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ऑफ मोलर मास, दिस M मोलर मास है इसका, 100 ml ऑफ वाटर डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाता है कितने से कितना, 640 से 600 आ जाता है। इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बॉइल्स एट 375 केल्विन एंड Kb इज दिस 0.52 केल्विन, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट X2 इन द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा ठीक है, करते हैं भैया। देखिए यहाँ पर जब भी बात रिलेशन की होती है ना, समस्या आने लगती है थोड़ी थोड़ी। डेल्टा TB इज इक्वल टू I.KB.M होगा, M बोले तो मोलाइलिटी, है ना। डेल्टा TB की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 373 केल्विन पर वाटर बॉईल करता है, आपको पता है, एंड यहाँ पर दिया भी गया है। पर जो भी आपने कलाकारी करी है ना, ये जो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आपने ऐड किया है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया है, 375 केल्विन। कितना हो गया है, 375 केल्विन। 373 से 375 यानी कि 2 बढ़ चुका है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 2। आई को आईडी रखेंगे 0.52, आपको KB दिया हुआ है, कहाँ पर था, ये लिखा हुआ है ना। ये जो कुछ भी हमने अंडरलाइन वगैरह किया, इसको हटा लिया क्या, यस ऐसे हटा देते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये आपको KB दिया हुआ है, ये आपको एलिवेशन वगैरह दिया हुआ है। मोल्स, अच्छा मोलरिटी के लिए क्या करना पड़ता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ है W, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M, तो W बाई M कर सकते हैं। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, कहाँ पर, कहीं पर तो दिया हुआ था, मैंने देखा था, नहीं दिया हुआ, ये 100 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, एंड डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी 1 है, इसकी 1 है। मास आपको पता करना है, वॉल्यूम 100 है, दैट मीन्स मास भी इसका 100 ग्राम ही हो जाने वाला है। 100 ग्राम है, बट आपको किलोग्राम में लिखना होता है, दैट मीन्स 1000 से डिवाइड भी करेंगे तो 0.1 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये kg में लिखा हुआ है। अब इसको हम किस में लिखते हैं, आई को यहाँ पर लेकर आते हैं, पहले इसको हटाइए, इससे हटाएंगे 100 आएगा, 0.1 से 1 0 जाएगा, बताइए जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा यार। आई क्यों ऐसे ही रखते हैं, ये भी थोड़ा कट जाएगा ना, 2 से 26 और 5 दूनी 10, 5 से नहीं 2 से जाएगा यार, 2 5 से 10 और 2 से ये 13, ठीक है। आई को यहाँ पर रोक कर रखेंगे, W बाई M यानी कि M बाई W इंटू 5/13 ये आने वाला है। ये आपकी आ चुकी है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, इसको ऐसे ही रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आगे, ये इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। इतना सब कुछ हो गया। अब कुछ और भी दिया हुआ था आपको, वेपर प्रेशर पहले 640 था, अब 600 हो गया, यानी कि कम हुआ है। वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने पढ़ा है क्या, P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 आप कर रहे होते हैं। पहले P0 कितना था, 640 से कितना हो गया 600 डिवाइड बाई P0 दैट मीन्स 640, बोलो 40 डिवाइड बाई 640 आप कर रहे होंगे, है ना। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौके 64 यानी कि 1/16 आ रहा होगा, 1/16 आ रहा होगा। तो डेल्टा P0 ऐसे आइए यहाँ पर, डेल्टा P
डिवाइडेड बाई पी नॉट, डेल्टा पी कुछ और नहीं, पी नॉट माइनस पी ही है। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है ये भी तो लिखते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर इलेक्ट्रोलाइट कितनी होती है, IX2, X2 यहाँ पर क्या है आप देख लेंगे, सॉल्यूट। आई की वैल्यू आपने ये निकाली है m/w इंटू 5/13, आई की वैल्यू आपने निकाली है m/13 इंटू 5/13 इंटू m/w। x2 की वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा p बाई पी नॉट ये आपने निकाला है 1/16 आया है, 1/16 आया है। अब जनाब x2 को सॉल्व कर लेंगे। x2 को यहाँ पर अगर रोक के रखा जाए, इन सब चीज़ों को इधर भेजा जाए तो 13 डिवाइडेड बाई 16/5 80 हो जाएगा। और ये W/m आने वाला है x2। बताइए ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? 13/80 W/m, 13/80 W/m, 13/80 W/m, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 80 है ना, तो इस जीरो को हटा करके आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1.3/8 भी तो लिख सकते हैं इसको, वही लिखा गया है यहाँ पर 1.3/8 इंटू W/m, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। थोड़ी थोड़ी गलतियां अगर आप कर देंगे तो इतना अच्छा क्वेश्चन आपको आता हुआ भी आप -1 लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इस दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।